नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा सुपर 20 बैच चल रहा है। ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको, 1 जुलाई से ही हम लोग शुरू किए थे इसको, 1 जुलाई से ही शुरू किए थे। ठीक है, तो अभी आज आप लोग कोई भी नए जुड़े हैं तो 1 जुलाई को इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी अच्छी से अच्छी रैंक ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इससे पहले 7500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चलाई गई थी, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम से इनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी वहाँ पे कराए गए थे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाएँ। ठीक है, आज की क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जो है जूलॉजी, बॉटनी जूलॉजी के नहीं होंगे। आज की क्लास में जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीएस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीएस के क्वेश्चन आज के में रखे गए हैं और ये क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं, पूरे सिलेबस से होंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस से, जैसा हमने कल के लिए कराया था ना पूरे सिलेबस से, वैसे ही आज भी आपके पूरे सिलेबस से ही केमिस्ट्री और फिजिक्स और जीएस आपकी रखी गई है। तो आप लोग यहाँ पे शुरुआत से एंड तक जुड़ करके क्लास देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की क्लास होगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो आपका एग्ज़ाम 6 या 7 अगस्त में है शायद, सुबह हमने बताया था आपको, शायद 6 अगस्त को है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पर अब आपको जो है आगे की क्या प्लानिंग रहेगी वो हम कल आपको बताएँगे यहीं पर। ठीक है, यूट्यूब पर ही बताएँगे कल। ठीक है, कल आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दी जाएंगी, तो कल आप लोग इसमें ये सेशन देखने के लिए आएंगे। ठीक है, टाइम आपको और उस वीडियो का लिंक आपको सब कुछ ग्रुप में बता दिया जाएगा। तो अब आगे की प्लानिंग क्या रहेगी, कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब हम आपको बताएंगे। और वीडियो में ये भी क्लियर करेंगे कि गूगल मीट पर हम क्यों नहीं ये मीटिंग रख रहे हैं। ठीक है, गूगल मीट पर हम ये मीटिंग क्यों नहीं रख रहे, वो भी आपको वीडियो में बताएँगे। ठीक है, तो चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड आप लोगों को पता है 27वां राज्य है। और कब बना था ये? तो इसका गठन आपका हुआ था 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में। अब आपका जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, जो सीधी सीधी बातें होंगी वही आपसे की जाएंगी और आप लोग नोट करते रहिए बस। ठीक है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए कि आप लोगों ने जहाँ कहीं से भी अभी तक पढ़ा है, थ्योरी जितनी पढ़ी है वो सब डेली का डेली अब रिवीजन करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है 32 दिन या 33 दिन आपके बचे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे डेली क्लास में आएंगे सुबह शाम, तो और कम से कम हम क्लास लेने की आपकी कोशिश करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या 45 मिनट के बीच की आपकी क्लास रखा करेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम, और सुबह आपके दूसरे टीचर पढ़ाएंगे और शाम को हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, और भी जो कुछ जानकारी है वो कल आपको दी जाएगी संडे को। ठीक है, तब तक आप लोग डेली का डेली याद करते रहिए, जितना भी आप लोगों ने जहाँ भी पढ़ा है वो सब याद करिए। ठीक है, कल हम आपको ये भी बताएंगे कितने नंबर पे कौन सा जो है कैसे सिलेक्शन हो सकता है, वो सब आपको जानकारी कल दी जाएगी। आप लोग केवल आज यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो एपीजे अब्दुल कलाम रहे। ठीक है, 2002 से और 2007 के बीच में एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे। जो प्रणब मुखर्जी थे ये कब रहे? तो 2012 से 2017 तक। ठीक है, 2012 से 2017 तक कौन रहा? तो प्रणब मुखर्जी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? यहाँ पे सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अरब प्रायद्वीप। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। ठीक है, और जो कुछ जानकारी आज यहाँ पे नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी जो हम क्या कर सकते हैं वो सब हम आपको कल देंगे क्लास में। तो कल सभी लोग क्लास को शेयर करके क्लास में आ जाएंगे। टाइम आपको जो है वो कल ही बता दिया जाएगा, दिन में रख लेंगे या फिर शाम के टाइम रख लेंगे। कल आपका संडे है, तो जितना भी हमने पूरे सप्ताह में पढ़ाया है आपको वो सब आप लोग याद कर लेना। ठीक है, भूटान की संसद का नाम क्या है? तो भूटान की संसद का नाम आपका जो सोंगडू है। ठीक है, भूटान की संसद का नाम सोंगडू है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सोरा किसकी संसद का नाम है? तो सोरा जो होता है वो अफगानिस्तान की संसद का नाम होता है। आप लोग नोट कर लीजिए, सोरा किसका नाम है? तो अफगानिस्तान का। ठीक है, अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम है। ठीक है, और जो मजलिस है ये किसकी संसद है? ये मजलिस जो है वो ईरान की संसद का नाम है। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस है। और डाइट किसकी संसद का नाम है? तो डाइट आप लोग नोट कर लेंगे, जापान। ठीक है, जापान की संसद का नाम आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन जो थे वो क्लियर हो गए। सोरा कौन किसकी
संसद का नाम है तो अफ़गानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल होती है। ईरान का जो है मजलिस होती है पार्लियामेंट का नाम, और इसकी राजधानी तेहरान होती है। और जो है सोगांडू किसकी होती है, भूटान, और इसकी राजधानी जो है वो थिम्पू होती है। और जापान जो है इसकी जो है संसद डाइट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। इसरो का मुख्यालय, आप लोग अगर क्लास में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली जितने भी दिन बचे हुए हैं वहाँ पे आप लोगों को और अच्छे से प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे जो सिलेबस से हम लोग क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, 1 तारीख से शुरुआत किया था हमने, तो वो इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। और इसकी आप लोग जो है फुल फॉर्म लिख सकते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा जा सकता है इसरो से रिलेटेड, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इससे क्या आपसे पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान में जो है डायरेक्टर कौन है, तो इसके वर्तमान में डायरेक्टर या अध्यक्ष आप लोग बोल सकते हैं, वो डॉक्टर के सिवन है, डॉक्टर के सिवन, SHIBAN। ठीक है, SHIBAN। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। इतनी चीज़ें इसरो के बारे में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड आपका जो है वो बेंगलोर में ही स्थित है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है वो आपका बेंगलोर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सल्फर मोनोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फर मोनोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं अगर बताना चाहें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2Cl2। ठीक है, H2Cl2। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है। कुछ लोग यहाँ पे जो है 1-2 लोग वैसे भी जुड़ जाते हैं जो बिना पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि हमने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे चुके हैं, तो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनको ब्लॉक करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग उन लोगों में नहीं आएंगे कि उनको ब्लॉक किया जाए। कोई स्टूडेंट था एक, आज मैसेज कर रहा था, बोल रहा था कि जो है आप जो है वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और ये सब कुछ मत करिए। तो हमें पता है वो लोग कौन होंगे, वो लोग किसी दूसरे कोचिंग वाले ही होंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं होंगे, वो लोग किसी दूसरे कोचिंग संस्थान वाले होंगे। तो वो ये कहना चाह रहे होंगे कि ये इतना अच्छा कंटेंट अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारे यहाँ जो है कोचिंग में लड़के नहीं आएंगे, सब इसी के यहाँ से सिलेक्शन पा जाएंगे, इसलिए वो लोग ऐसी बातें करते हैं। तो 1-2 लोग यहाँ पे आप लोगों के जो है क्लास में भी आ सकते हैं, जो है वो ऐसे वैसे कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ से ब्लॉक भी कर दिया जाएगा, उनके कमेंट फिर यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर कहीं पे किसी को कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दें, तो जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले होते हैं वो आपको देख करके कहने लगते हैं कि आप इतना अच्छा कंटेंट मत दीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ कोचिंग में जो है बच्चे नहीं आएंगे। तो उन्हीं लोगों में से कोई होगा, उसने अपना नाम भी नहीं बताया था, मैंने नाम पूछा तो उसने अपना नाम भी नहीं बताया, फिर उसको ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो पढ़ते रहें। 1-2 लोग तो ऐसे आ ही जाते हैं जो कि आप लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होता है, तो ट्राईक्लोरोमेथेन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए, CHCl3, CHCl3। ठीक है, CHCl3। वो लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि अभी तक आप लोगों को देखे होंगे किसी भी चैनल पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जिससे बच्चों का भला हो। कुछ यहाँ पे हम कुछ भला कर रहे हैं, तो लोग तो देखने वाले कुछ ऐसे होते हैं कि जल जाते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन बनाने के लिए गैस उपयोगी है, पॉलीथीन बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है, तो एथिलीन। ठीक है, C2H4, इसको आप लोग लिख लीजिए एथिलीन। ठीक है, एथिलीन आप लोग इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन, CNG में सबसे अधिक गैस कौन सी प्रयोग होती है, जो CNG होती है इसको फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस नेचुरल और गैस। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मेथेन पाई जाती है, मेथेन का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, CH4। कितनी पाई जाती है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, CNG में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो हमने बताया आपको मेथेन पाई जाती है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। कितनी पाई जाती है, 80 से 90% पाई जाती है। ठीक है, 80 से 90% पाई जाती है। CNG के फुल फॉर्म आप लोग लिख लिए होंगे, कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आज यहाँ पे जल्दी जल्दी, आज से ऐसा ही आप लोगों को मिलेगा, जल्दी जल्दी जितना भी जल्दी हो सकता है वो आपको कराया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोग रिवीजन को दें, तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं। मेथेन का अणुभार, आज जो लोग नए जुड़े हैं तो वो लोग बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमने अपना जो है
यहाँ पे द नॉलेज प्लाजा चैनल पे पहले थ्योरी की क्लासेस भी चलाई थी, और जो है आपकी थ्योरी की क्लासेस ख़त्म होने के बाद जो आपका जो है 7500 क्वेश्चन की सीरीज भी चलाई थी, और उसके बाद अब ये 1 जुलाई से आपका सुपर 20 बैच शुरू हो चुका है। तो आप लोग आए हैं तो अच्छी बात है, और यहाँ पे जुड़े रहेंगे लास्ट तक तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। मेथेन का अड़बार क्या होता है, मेथेन का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, CH4, ठीक है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब मेथेन जो है इसका अड़बार कैसे निकालते हैं, तो अड़बार आप लोगों को पता होगा, कार्बन का अड़बार कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और क्योंकि इसका जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 का दोगुना कितना हो गया 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 4, तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया 16। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइनेमाइड विधि से क्या बनाते हैं, तो साइनेमाइड विधि से हम लोग अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोरेनसन पैमाना होता है, सोरेनसन आप लोगों को पता होगा कि pH जो वैल्यू होती है, मतलब pH स्केल की खोज किसने की थी, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि pH स्केल की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, तो SPL सोरेनसन, ठीक है। आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब इसका पैमाना कितना होता है, तो 0 से 14 तक इसका पैमाना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, जल्दी से आप लोग सभी क्वेश्चन करेंगे, और ज़्यादा अब आप टाइम किस पे देंगे, जितना आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन किया जाए, ठीक है। 3Li7 का सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि मैथ की क्लास कब से चलेगी और भी जो थ्योरी क्लास हैं वो कब से चलेंगी, तो उन सब के बारे में जानकारी आपको कल दी जाएगी। कल सभी लोग क्लास में आएंगे तब तो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। 3Li7 का सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिए। अब यहाँ से आप लोगों को न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, और ये जो प्लस में है ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, M-P, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला लिख लिए ना, N इज इक्वल टू M-P, यहाँ पे ऊपर लिखे दे रहे हैं, N इज इक्वल टू M-P, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, ऊपर वाला जो होता है वो M होता है, मतलब मास नंबर होता है, और जो नीचे वाला ये दिया है ये आपका P होता है, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन यहाँ पे कितना है 3, और इसका मास नंबर कितना है 7, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन आप लोग देखेंगे कि ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाइए, किस में 4 आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 आएगा, 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेथेन का संकरण क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो मेथेन का क्या होता है, ये हमने कल भी आपको क्वेश्चन बताया था, तो आप लोग लिख लेंगे। जो मेथेन का संकरण होता है वो sp3 होता है, ठीक है। और sp3 और किस किस का होता है वो भी आप लोग यहीं पे लिख लेंगे। लिखिए सभी लोग CCl4 का, ठीक है। आपसे पूछा जाए CCl4 में संकरण कौन सा होता है, तो sp होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस, मतलब 2 इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद आप लोग लिखिए sp संकरण के एग्जाम्पल, ठीक है। sp में कौन कौन सा आ जाएगा, मतलब आपसे पूछ लिया जाए CO2 का संकरण क्या होगा, तो sp होगा, ठीक है। इसके sp के एग्जाम्पल क्या है, CO2, BeCl2, और अगला क्या हो जाएगा C2H2, ठीक है, C2H2, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ये भी लिख लीजिए, sp2 में इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, sp2 के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिए sp2 के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ये भी आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि C2H4, ठीक है, इसमें कौन सा संकरण होगा, तो sp2 होगा। कार्बोनेट में कितना होगा, CO3 1 माइनस में, ये भी sp2 होगा। और नाइट्रेट जो होता है NO3, ये माइनस, इसमें भी आपका sp2 होगा। sp3d इसका केवल एक एग्जाम्पल है, BCl5, ठीक है, BCl5 आप लोगों ने लिख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 18Ar40 का समबारक क्या होता है। समबारक और समस्थानिक आप लोग पढ़े होंगे। समबारक वो होते हैं जिनका परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो 18Ar40 19 जो है इसके 3 जो है समबारक होते हैं, ठीक है, 18Ar40 और 19K40, ठीक है, और 20Ca40, 20Ca40, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो 18Ar40 का समबारक कौन सा है, 20Ca40 भी है और 19K40 भी है। तो इसमें कोई आंसर है, डी ऑप्शन सही है,
40, ठीक है। 20 Ca40 दिया होता तो वो भी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, H माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, H माइनस मतलब यहाँ पे जब माइनस चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ जाती है और प्लस चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में 1 होता है और 1 और आ गया यहाँ पे तो 2 हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन है, तो आप लोग 240 क्वालिटी पे देखिए तो साफ दिखेगा। Al3 प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एल्यूमिनियम में जो है एल्यूमिनियम 3 प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, आप लोगों को पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 13 होता है। तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं, ठीक है। और 3 प्लस हो गए, तो प्लस का मतलब क्या होगा, निकल गए, तो 3 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 10, ठीक है। ये सब ऐसे हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे सब कुछ। इसके बाद आपके केमिस्ट्री जो फिजिक्स के क्वेश्चन भी हैं, एसिटिलीन के बहुलीकरण से बनने वाला यौगिक, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, ठीक है, सीधे सीधे, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एसिटिलीन के बहुलीकरण से बनने वाला यौगिक कौन सा होता है, एसिटिलीन के बहुलीकरण से बनने वाला यौगिक कौन सा होता है, तो एसिटिलीन के बहुलीकरण से बेंजीन बनती है, ठीक है, बेंजीन बनती है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, वो लोग आप लोग नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पे एसिटिलीन का अगर बहुलीकरण कराएंगे तो बेंजीन बनेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि एथिलीन, एथिलीन के बहुलीकरण से क्या बनेगा, एथिलीन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथिलीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, तो पॉलीथीन बनती है, ठीक है, पॉलीथीन बनती है। अगला क्वेश्चन, CO2 के 2 मोल का भार क्या होता है, CO2 के 2 मोल का भार क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। इसके 1 मोल का भार कितना होता है, तो 44 होता है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, आपका 88 हो जाएगा। 1 मोल का 44 कैसे होता है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो O2 होता है इसका कितना हो गया, एक O2 का आपका 8 जिसका एटॉमिक नंबर होता है ना ऑक्सीजन का, तो 1 का 16 हो गया, तो 2 का 32 हो जाएगा। कार्बन का 1 का कितना होता है, 12, इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 3 और 1 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 44 1 का हो गया, यहाँ पे 2 का पूछा है ना, तो 2 का आपका 88 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमोनिया के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, अमोनिया का आप लोगों को जब फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। अमोनिया के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन में कितने होते हैं अणु, 7 होते हैं, और जो है हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 होते हैं, तो 7 और 3 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 ही तो होंगे, आप लोगों को पता होगा कि 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 7, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इसके 3 अणु हैं, तो 1 + 3 कितने हो गए, 3, 3 और 7 कितने हो गए, 10। अगला क्वेश्चन, गंधक के तेजाब का तुल्यांकी भार। अब गंधक का तेजाब क्या होता है, तो H2SO4 होता है, H2SO4 गंधक का तेजाब को बोलते हैं हम लोग। और जो है सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि PDF लास्ट तक जुड़ने वालों को ही मिलेगी। एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे, जिससे कि PDF वगैरह प्रोवाइड हो सके आप लोगों को। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, 20 सेकंड आपको दे रहे हैं। सभी लोग कमेंट कर देंगे, केवल एक ही बार कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। गंधक के तेजाब का तुल्यांकी भार, गंधक का तेजाब हमने फॉर्मूला बताया आपको, H2SO4, ठीक है। अब H2SO4 को और क्या बोलते हैं, एक तो गंधक का तेजाब बोल देते हैं, दूसरा आप लोग नोट कर लेंगे, अम्लों का राजा किसको बोलते हैं, तो H2SO4 को ही बोलते हैं। अम्लों का राजा कौन होता है, H2SO4, रासायनिक द्रव्यों का राजा H2SO4 होता है। इसका तुल्यांकी भार आपका 49 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। बुझे हुए चूने में जब हम लोग, बुझा हुआ चूना क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, बुझा हुआ चूने का, ठीक है, बुझे हुए चूने का आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे CaO, ठीक है। और बिना बुझे हुए चूने का आप लोग लिख लेंगे CaOH का होल ट्वाइस, Ca यहाँ पे OH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या है, ये बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला है, आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि फॉर्मूले भी आपसे आ जाते हैं। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है, और बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित करने पर आपका क्या प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूने का बुझना कैसा है, जो परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। हमने आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, जो अपनी पुनः अवस्था में आ जाते हैं, जैसे बर्फ़ का
मतलब पानी का बर्फ़ बनना। तो पानी यहाँ पे था, इससे बर्फ़ बन गया, ठीक है। अब बर्फ़ से आप लोग पानी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि लकड़ी का जलना, तो लकड़ी का जलना क्या होता है, जैसे यहाँ पे लकड़ी है, इसको जला दिए तो क्या बन गई, राख बन गई। अब राख से आप लोग लकड़ी बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। मतलब जो पहले चीज़ थी वो दोबारा नहीं बन सकती है। तो दोबारा किस में नहीं बनेगी, रासायनिक परिवर्तन में नहीं बनेगी, ठीक है। बुझे हुए चूने का अड़भार, तो बुझा हुआ चूना हमने आपको बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है बुझे हुए चूने का, CaOH, बुझे हुए चूने का अड़भार CaOH का होल ट्वाइस। अब आप लोग आज अड़भार निकालना सीख लीजिए सही से, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। कैल्शियम का अड़भार कितना होता है, तो 40 होता है, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होगा, क्योंकि OH यहाँ पे एक है ना, तो ऑक्सीजन का एक का कितना होगा, 8 दूनी 16, और 2 का पूछा है तो 16 दूनी 32, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ये हो जाएंगे 40, और 32 आपके 72, 72 और 2 74, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे इतनी जल्दी आज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप लोगों की आज एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन करिए यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इतना फास्ट चल रहे हैं आज यहाँ पे, आप लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से जल्दी, जितनी जल्दी क्लास ख़त्म हो जाएगी उतना ही आप लोग जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। बुझे हुए चूने में, बुझे हुए चूने और नौसादर की क्रिया से क्या बनता है। अब नौसादर का फॉर्मूला किसको पता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, NH4Cl। नौसादर का फॉर्मूला नोट कर लीजिए क्योंकि पूछ लिया गया था एक बार। NH4Cl क्या है, तो नौसादर होता है, ठीक है। अब बुझे हुए चूने में जब हम लोग नौसादर की क्रिया कराते हैं तो सभी लोगों को पता होगा ये अमोनिया बनाने की कौन सी विधि होती है, तो लैब मेथड होता है, ठीक है। मतलब प्रयोगशाला विधि में हम लोग क्या करते हैं, जब अमोनिया अगर हम लोग प्रयोगशाला विधि में बनाते हैं तो बुझे हुए चूने में, जो बुझे हुए चूने पर नौसादर की क्रिया करवा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूरी जो है केमिस्ट्री का ही आपका मतलब पूरे सिलेबस से ही हम लोग इसको करा रहे हैं। नाइट्रोजन के कुल ऑक्साइड कितने होते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड आप लोग लिख लेंगे 5 ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे सब कुछ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आप लोग खुद समझ रहे होंगे। एक तो होता है NO2, ठीक है। NO2 मतलब आप लोग लिखिए नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। दूसरा क्या होता है NO, ठीक है। NO को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा क्या होता है N2O, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक, यहाँ पे नाइट्रिक है RIC लास्ट में है, और यहाँ पे नाइट्रस है ROUS, नाइट्रस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। और 3 क्या बचे, एक NO3 हो गया मतलब नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये आपके 5 होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, कल इसको हमने दूसरी तरह से कराया था, आज इसको दूसरी तरह से कराएंगे। तो N=10 IP इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो डेफिनेशन तो सभी लोगों को पता होगी। अब यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह बताने का टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की जो है आपके कैसे पूछे जाते हैं वही प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो अब केंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला आपका B²/R हो जाएगा। अब केंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो mv²/r, ठीक है। अब केंद्रीय बल आप लोग नोट कर लीजिए। अब केंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। अब केंद्रीय त्वरण B²/r। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ऊर्जा द्रव्यमान संबंध में आइंस्टीन का समीकरण बताइए। जो है आइंस्टीन का समीकरण तो सभी लोगों को पता होगा ना, E=mc²। अगला क्वेश्चन, किसी कण के रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा K में संबंध क्या होता है। रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा K में संबंध बताइए। किसी को पता हो तो वो बता सकता है, 10 सेकंड केवल आपके लिए है, आप लोग बता सकते हैं इसको बताना चाहें तो। चलिए जिसको पता होगा वो बता चुका होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नोट करनी है, जो गतिज ऊर्जा और जो रेखीय संवेग होता है इसमें क्या इसका जो है इसमें रिलेशन होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर मतलब K=½ P²/m ये होता है, ठीक है, P²/m। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, सभी ऑप्शन जो है वो P में दे रखे हैं। तो P को हम लोग अलग करेंगे और इन सबको अलग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे भाग में क्या गया है,
2m इधर भाग में है तो इधर जाएगा ये, मतलब ऐसे आप लोग कर सकते हैं, कैंची का आप लोग बोलते होंगे मल्टीप्लाई, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे इसका जो है ये संख्या इसका k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m k ये हो जाएगा ना इधर, और इधर क्या बचा, केवल p स्क्वायर इधर बचेगा। ठीक है, अब आपसे p की वैल्यू पूछी गई है तो p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जब स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, मतलब p इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m k। ये सब कुछ आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, मैथ आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m k। ये कोई है ऑप्शन, p इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m k, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, शक्ति की विमा क्या होती है। पावर इज इक्वल टू, आप लोगों को फॉर्मूला जब नहीं पता होगा तो आप लोग इसकी विमा क्या निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, मतलब कार्य बट्टे समय होता है। अब कार्य की आप लोगों को विमा पता होगी ना, ml/t-2, ये आपकी कार्य की है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये कार्य की है। अब कार्य की इतनी आ गई तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ml/t-2। अब अपॉन में t भी है यहाँ पे ना, तो अपॉन t करेंगे तो एक t ये ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी ना, तो ml/t-2 और -1 तो ml/t-3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग विमा निकालना नहीं जानते तो एक वीडियो इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये एक आपका जो है इसमें संबंध पूछा गया है तो आप लोग इसमें आंसर लगा लेंगे, सी ऑप्शन इसका सही है, इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, विकिरण और संवहन, मतलब चालन, संवहन और विकिरण। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि कौन सी होती है, तीव्र विधि कौन सी होती है, ये आप लोग आंसर बताइए। 10 सेकंड आप लोगों के लिए हैं, आप लोग बता सकते हैं। चलिए, ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि जो है वो आपकी विकिरण हो जाएगी। ठीक है, विकिरण। आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि कौन सी होती है, तो चालन जो है वो सबसे धीमी विधि होती है। कैसी होती है, सबसे धीमी विधि। सभी लोग नोट करते रहिए ज़रूर। ठीक है, क्योंकि जो नोट नहीं करेगा, हम आपको जो है जब पेपर हो जाएगा ना उसके बाद हम यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ से फंसे हैं। जब से हमने शुरुआत से शुरू किया है तब से अब तक कितने क्वेश्चन फंसे हैं, जो रेगुलर रहा है वो सब कुछ यहाँ पे पढ़ के और अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप लोगों ने नोट किया होगा उतना ही आप लोग सिलेक्शन के पास जाते होंगे। ठीक है, जितना भी आप लोग जो है इसको नोट करते रहेंगे उतना ही आप लोग अपने सिलेक्शन के पास जाते रहेंगे। तो ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि हमने बताई विकिरण, सबसे धीमी विधि हमने बताई चालन। दोनों चीज़ उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। मीटर सेतु जो है वो क्या कार्य करता है, मीटर सेतु कार्य करता है। मीटर सेतु क्या कार्य करता है, व्हीट स्टोन के सेतु सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो व्हीट सेतु कार्य करता है, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे अभी 10 सेकंड में। सभी लोग बताइए, व्हीट स्टोन के जो है व्हीट स्टोन जो मीटर सेतु होता है वो किस पर कार्य करता है, तो व्हीट स्टोन के सेतु सिद्धांत पर। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन है, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि उसके बाद आप लोग इसका तुरंत का तुरंत याद करेंगे। जिन लोगों को PDF मिल जाएगी, जो लोग लास्ट तक क्लास में जुड़े रहेंगे उन लोगों को PDF मिल जाएगी। निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी होती है। अब लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग ट्रिक से पढ़ाते हैं, इसलिए आप लोगों को क्लास में बुलाया जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे एक ट्रिक काम करेगी, आपकी तरंग दैर्घ्य आपसे पूछा गया है, तो आप लोगों ने विबग्योर का नाम तो सुना ही होगा ना, BIB, सभी लोग बना लीजिए क्योंकि इसमें हम कुछ बताएंगे आपको। विबग्योर, BIBGYOR। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से लिखिए, सभी लोगों ने लिख लिया होगा ना। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग ऐसा तीर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इधर से इधर जाने पर, मतलब लेफ्ट से राइट में जाने पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट में जाने पर आप लोग लिख लीजिए तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, आप लोग लिख लीजिए, तभी आप लोग ये समझ पाएंगे। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको जो है छोड़ नहीं पाएंगे, मतलब सभी क्वेश्चन ऐसे आ गए तो वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, मतलब तरंग दैर्घ्य इधर से इधर जाने पर कैसी होती है, तो बढ़ती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। अब इधर से इधर आ जाइए, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो क्या होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ आने पर नोट करिए इसकी आवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे बन नहीं पाएगा, आवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, आवृत्ति बढ़ती है, मतलब आपसे कहा जाए कि हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। ठीक है, मतलब
बाएं से दाएं जा रहे हैं हम लोग तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। अब तरंग दैर्ध्य कैसे बढ़ेगी, सबसे कम इसकी तरंग दैर्ध्य होगी और सबसे ज़्यादा इसकी होगी, ठीक है। अब आवृत्ति इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, सबसे कम आवृत्ति दैर्ध्य की होगी और सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो है वो वॉयलेट की होगी। तो अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी किसकी होगी, रेड की होगी यहाँ पे, उससे छोटी ऑरेंज की होगी, येलो की होगी उससे छोटी, ठीक है। सबसे कम जो होती है तरंग दैर्ध्य वो वॉयलेट की होती है, ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है वो रेड की होती है, रेड इसमें ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम जो है वो वॉयलेट की होती है यानी बैंगनी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है। 1 मिनट वेट करेंगे, थोड़ा गला सूख रहा है तो पानी पी लें। चलिए, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा क्वेश्चन एक कल बताया गया था शायद, चलिए नहीं बताया गया तो अब देख लेंगे। विशिष्ट ऊष्मा का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। S = क्या होता है, S = Q यहाँ पे है, ठीक है, Q/m × डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। अब Q क्या होता है, यहाँ पे Q हीट होती है मतलब ऊष्मा होती है, M क्या है तो M मास होता है, ठीक है, और डेल्टा टी क्या होता है, समय परिवर्तन होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक हो जाएगा वो, अब आप लोग जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप लोग मात्रक नहीं निकाल पाएंगे। अब आप लोगों को पता होगा जो हीट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब CGS में ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो कैलोरी आपका CGS मात्रक होता है ऊष्मा का, कैलोरी अपॉन में ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इंटू डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे ना आप लोग। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, जब आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होगा तो इसका मात्रक आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आपको फॉर्मूला भी बता दिए और इसका मात्रक भी बता दिए। ये किस में मात्रक है तो CGS में है, MGS में क्या हो जाएगा तो वो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गुप्त ऊष्मा के लिए सूत्र क्या है। तो गुप्त ऊष्मा के लिए हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था, L = Q/m। नहीं बताया तो नोट कर लीजिए, L = Q/m। अब यहाँ पे सभी जगह Q बराबर पूछा है, तो Q बराबर करने के लिए इसके नीचे 1 मानेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q, ठीक है, = M का L में करेंगे तो ML, तो Q = ML, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसको आप लोग ऐसा याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था तो हम यहाँ पे रख दिए हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। जब PDF मिले तब आप लोग इसको याद कर सकते हैं। कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है, आप लोगों को पता होगा 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तीसरे वर्ग के उत्तोलक। प्रथम वर्ग का जो उत्तोलक होता है उसमें बीच में हम लोग क्या रखते हैं तो भार रखते हैं। अब यहाँ से बीच में आप लोग भार रखेंगे तो आप लोगों का जो कैंची होता है इसमें हम लोग बीच में ही तो भार रखते हैं ना, जो इसमें कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है तो ऑप्शन नंबर इसका प्रथम हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तोलक में एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, उत्तोलक में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आप लोग इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है। लिखिए, प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है, यांत्रिक लाभ कितना होता है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ लिखिए, नोट करिए। इसका जो यांत्रिक लाभ होता है प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है, 1 भी हो सकता है, नोट करिए, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी और 1 से ज़्यादा भी, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। प्रथम वर्ग के जो उत्तोलक होते हैं उनका यांत्रिक लाभ कितना होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो ऑप्शन आप लोग क्या सही करेंगे, 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही द्वितीयक जो वर्ग के उत्तोलक होते हैं उनका यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो द्वितीयक जो वर्ग के उत्तोलक होते हैं इनका यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 1 से ज़्यादा होता है हमेशा। और जो तीसरे वर्ग के उत्तोलक होते हैं इनका हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है, हमेशा 1 से कम होता है। चलिए, ये चीज़ आपको लिखने वाली थी इसलिए लिखवा दिए। ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ जो होता है वो आप लोगों को पता होगा, B = IR, ठीक है, B = IR, ठीक है, B = IR। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें नियतांक क्या होता है, तो R इसमें नियतांक होता है, ठीक है, R इसमें
नियतांक होता है, ठीक है। अब आर तो यहाँ पे कोई आपको ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो आर बराबर भी तो आप लोग निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये जो आर यहाँ पे एक चीज़ ऐसा लिखा है ना, बी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब आई और आर मल्टीप्लाई में है ना, अब जो है आई इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, बी की तरफ जाएगी, तो इधर यहाँ पे जब गुणा में है तो इधर आएगी तो भाग में ही तो हो जाएगी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बी आई, ठीक है, बी अपॉन आई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे नियतांक कौन सा हो जाएगा, बी अपॉन आई आपका नियतांक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर बराबर नियतांक होता है ना, तो आर के मान हमने निकाल दिया, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई में था और आई मल्टीप्लाई में थी, इसको इधर ले आए तो ये हो गया आपका डिवाइड में, ठीक है, बी अपॉन आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए जोड़ते हैं, किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तन करने के लिए जोड़ते हैं। आज के क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो सभी लोग जो है वो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार, और जो है अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर देना, जिससे कि आपके यूपी गेटेड वाले और भी स्टूडेंट हैं उन तक जानकारी हो जाए, ठीक है। क्योंकि जानकारी नहीं थी लोगों को, इसलिए वो आज पहली बार यहाँ पे चैनल पे कुछ लोग आए हैं। अगर जानकारी होती तो वो लोग भी पछता रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तो अब लोगों को जानकारी नहीं रहेगी तो लोग कैसे किसी चैनल पर जा पाएंगे, इसलिए आप ही लोग जो है वो इसको शेयर वगैरह कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध हो जाएगा। संसद का प्रथम सदन क्या होता है, संसद का प्रथम सदन क्या होता है, सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो ये क्वेश्चन जो है, संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है, इतनी हिंट हमने आपको दे दी। अब संसद का प्रथम सदन कौन सा होता है ये सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है, सभी लोगों को कमेंट करके, जो क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ऑफलाइन कमेंट करके बताना है सभी लोगों को, ठीक है। ऑप्शन 2 हैं इसमें, संसद के प्रथम सदन को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा या फिर लोकसभा। 2 ऑप्शन में से एक आंसर है, 50-50 भी आपके लिए कर दिया है, तो सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कौन कौन यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट रहता है, सही से दिमाग खोल के बैठता है, आंखें और कान सब कुछ खोल के बैठता है। तो जो लोग कमेंट करेंगे वो हमें पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नहीं पता अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग जो है कमेंट करेंगे, उसके नीचे हम आपको आंसर उसका दे देंगे अगर सही नहीं होगा तो। देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी, देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान, ठीक है, ये क्या है संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, कानपुर में हुई थी, ठीक है, कानपुर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जीएस में आते हैं और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो जीएस के बारे में आप लोग देख लेंगे कैसे आपको पढ़ना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर विष्णुगुप्त। सभी लोग जो है आंसर दीजिए। आज आपकी क्लास जो है वो कल की अपेक्षा जो है 20 मिनट लगभग जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो सभी लोग ऐसे ही क्लास में लास्ट तक जुड़े रहेंगे और लास्ट में कुछ जानकारी और देंगे आपको। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव किस नंबर का था, वर्ष 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ऐसा क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था, जो आपका 2019 में पेपर हुआ था शायद तब पूछा गया था, 2019 वाले में या 20 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप लोग लगा लेंगे। जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो वो आपका जो है 16वें नंबर का था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, खेल दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। 10 सेकंड आपके लिए हैं, आंसर दीजिए सभी लोग आंसर देंगे। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस आपका 28 अगस्त को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो खेल दिवस होता है वो किस लिए मनाया जाता है, किसी को पता है, नहीं पता होगा तो आप लोग नोट कर लीजिए, वैसे सभी को पता होगा इसका आंसर। जो मेजर ध्यानचंद हैं, नोट कर लीजिए, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है 28 अगस्त को। तो उसी के, ये किसके खिलाड़ी थे, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद संबंधित हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं खेल से संबंधित कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है, हॉकी से संबंधित हैं मेजर ध्यानचंद। तो ये खेल से संबंधित खिलाड़ी भी आपके पूछ लिए जाते हैं कि एंडी मरे किस खेल से संबंधित हैं, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं या किस खेल के
जो है किस देश के खिलाड़ी हैं, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग देखते रहेंगे, बाद में ये नहीं बताएंगे कि आपने बताया नहीं कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको सब कुछ साथ साथ बताए चल रहे हैं, आप लोग केवल पढ़ते रहिए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। 10 सेकंड है आपके लिए, आप लोग बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? एटा, इटावा, कासगंज या फिर कन्नौज? पहले इसका आंसर क्या हुआ करता था? पहले इसका आंसर एटा हुआ करता था। अब आप लोगों को पता है कि एटा और कासगंज का विभाजन हो चुका है। तो ये जो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटियाली में हुआ था, ठीक है, पटियाली में। आप लोग लिख लीजिए, क्या पता ऑप्शन में पटियाली दे दे, वैसे ये नहीं देगा। पटियाली इसमें इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब पटियाली पहले एटा में ही पड़ता था, जब एटा और कासगंज दोनों थे ना तब एटा में ही पड़ता था। लेकिन अब पटियाली कहाँ पे पड़ने लगा है? तो कासगंज में, क्योंकि एटा और कासगंज का अलग अलग विभाजन हो गया, 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? कासगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, कुंवर सिंह या फिर दौंदू पंत? देखते हैं इसका राइट आंसर किसको पता होगा। शायद ही किसी को इसका आंसर सही पता हो, सभी लोग आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दौंदू पंत, ठीक है, दौंदू पंत। अगर दौंदू पंत की जगह नाना साहब भी ऑप्शन दिया होता तो आप लोगों का नाना साहब सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि दौंदू पंत और नाना साहब जो है वो यहाँ से इसी से संबंधित हैं, ठीक है। कानपुर में जो 1857 की क्रांति में इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ पर, अटाला जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। जो इस डिस्ट्रिक्ट के होंगे उसको तो 100% इसका आंसर सही पता होना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटाला मस्जिद जो है वो आपकी कहाँ पे स्थित है? तो जौनपुर में स्थित है, ठीक है, जौनपुर में ये आपकी स्थित है। तो आज की क्लास आपकी, आप लोग ये बता दीजिए कि जौनपुर का कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है, जौनपुर का कोई है? उसको तो पता ही होना चाहिए था। तो आपकी क्लास आज की यहीं तक है। ये आपको पता है द नॉलेज प्लाजा जो सुपर 20 बैच नॉलेज प्लाजा की तरफ से चलाया जा रहा है। तो आप लोग इसमें जुड़ करके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग अगर अभी जगह हैं सो करके, मतलब आप लोगों को अभी पता चला है कि द नॉलेज प्लाजा नाम से भी कोई चैनल है जो आपका मार्च से मतलब फरवरी से लेकर के और अभी तक क्लासेस चला रहा है। तो आप लोग जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें से जो अब अगर आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी की क्लासेस जो है प्लेलिस्ट अगर जो अलग लगी हुई हैं, और जो आपका अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सुपर 20 बैच में भी आपकी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और जो है आपकी 7500 क्वेश्चन सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कराई है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको जो है लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल आप लोग क्लास में आएंगे, ठीक है, कल सभी लोग क्लास में आएंगे। उसका टाइम आपको जो है पता चल जाएगा, अभी मतलब ग्रुप में आपको सूचना दे दी जाएगी इसकी। तो आप लोग कल क्लास में ज़रूर आएंगे। और जो लोग आज चैनल पर पहली बार आए हुए थे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि ऐसी आपकी प्रैक्टिस डेली यहाँ पे जब तक आपका पेपर नहीं होगा, पेपर 6 या 7 अगस्त को है ना, आपका 6 अगस्त को है शायद आपका, तो तब तक ये ऐसी चलती रहेगी। और जो है आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपको कल ही। तब तक कोई आपका डाउट है तो आप लोग आज यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं नीचे, और उसका जो है आंसर आपको देख करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप मिलते हैं कल ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।